गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। हरिशंकर परसाई ने कहा कि मूर्खता के सिवाय कोई भी मान्यता शाश्वत नहीं है। मूर्खता अमर है और वो बार बार मरकर फिर जीवित हो जाती है। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। तो ये कोई भी ये सोचेगा कि 60 रुपए के लिए सावरकर, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति गंवा दी, वो 60 रुपए के लिए किसी की गुलामी करेगा? सावरकर को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान के बाद घमासान मच गया। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचे, वैसे ही उन्होंने सावरकर पर टिप्पणी कर दी। गुरुवार को उन्होंने सावरकर की कथित माफीनामे वाली चिट्ठी लहराते हुए आरोप लगाया कि सावरकर ने अंग्रेजों से डर के मारे माफी मांगी थी। राहुल के इस बयान से महाराष्ट्र में और देश भर में सियासी बवाल खड़ा हो गया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सावरकर पर नया संग्राम है क्या। सावरकर पर नया संग्राम यह है कि सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने क्या कहा, ये भी हम देख लेते हैं कि राहुल गांधी सावरकर पर क्या बोलते हैं। राहुल ने दावा किया कि सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की है। एक चिट्ठी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये माफ़ीनामा है जो राहुल गांधी ने वीर सावरकर का माफ़ीनामा दिखाया। उन्होंने कहा कि ये माफ़ीनामा है जो उन्होंने अंग्रेजों को लिखा था। सावरकर ने नेहरू, गांधी और पटेल को धोखा दिया। ये राहुल गांधी का आरोप है कि सावरकर ने नेहरू, गांधी और पटेल को धोखा दिया है। राहुल के बयान पर महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन होने लगे। लगातार उनके खिलाफ बात होने लगी। कुछ नेताओं ने कहा कि उनको आने दीजिए, राहुल को उसी तरह से स्वागत करेंगे। सावरकर के जो पौत्र हैं रणजीत सावरकर, उन्होंने भी राहुल के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई है, मामला दर्ज करा दिया है सावरकर का अपमान करने को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी का हवाला देकर उनको घेरा है, कांग्रेस को और राहुल गांधी को, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनकी प्रशंसा में, सावरकर की प्रशंसा में चिट्ठी लिखी थी और इंदिरा गांधी के रहते ही वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था। वीर सावरकर पर राहुल के बयान से शिवसेना भी नाराज है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उससे अपनी दूरी रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई। राहुल के माफीनामे के जिक्र के बाद चिट्ठियों का एक सैलाब सा आ गया है। राहुल ने सावरकर का माफीनामा क्या दिखाया, फिर तो आज़ादी के नायकों की चिट्ठियां खोली जाने लगी और इस लड़ाई में महात्मा गांधी से लेकर नेहरू तक का जिक्र होने लगा। आरोप प्रत्यारोप से इतर जानिए इन चिट्ठियों की सच्चाई कि क्या हुआ, इन तीनों नेताओं को लेकर किस तरह से चिट्ठियां खोले जाने लगी। सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तीनों हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता। सावरकर के लिए बताया जाता है कि सेल्युलर जेल में उन्होंने 9 साल 4 महीने काटे। जवाहरलाल नेहरू को 9 बार जेल की सजा हुई और महात्मा गांधी ने 6 साल जेल में काटे हैं। ये एक तथ्य है जेल को लेकर तीनों नेताओं के बारे में। ये फैक्ट्स की बात है, ये आरोप की चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। सावरकर ने 9 साल 4 महीने, जवाहरलाल नेहरू ने 9 बार जेल की यात्रा की और महात्मा गांधी ने 6 साल जेल में काटे हैं। आरोप है कि उन्होंने, सावरकर ने अंग्रेजों को 6 बार माफीनामा लिखा, चिट्ठी लिखी जिसमें माफीनामे की बात की गई है। जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा गया कि 1923 में नाभा जेल में उन्होंने 2 साल की सजा मिली थी और महात्मा गांधी को 1921 में उन्होंने ड्यूक ऑफ कनॉट को एक पत्र लिखा था जिसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। सावरकर का पहला माफीनामा 30 अगस्त 1911 को लिखा। जवाहरलाल नेहरू को लेकर उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने जेल से छुड़ाने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, नाभा जेल का, जिसका हमने जिक्र किया है।
और महात्मा गांधी की उस चिट्ठी में जिसका जिक्र सावरकर के लिए भी लिखा जा रहा है, उसमें लिखा, आई बैग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट। ये एक उनकी किताब का में से एक चिट्ठी का हिस्सा अब जारी कर दिया गया, यानी चिट्ठियों को लेकर एक नई बात हो रही है। सावरकर ने 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा हुए थे। जवाहरलाल नेहरू नाभा जेल से 12 दिन बाद छोड़ा गया था। और ये फिर उस चिट्ठी का ही हिंदी में जिक्र है कि मैं आपसे वफादार सेवक बने रहने की याचना करता हूँ। करीब यही बात राहुल गांधी ने सावरकर के लिए लिखी है कि अंग्रेजों की सदा वफादारी का तर्क दिया जा रहा है। नेहरू के लिए शर्त थी कि वो कभी नाभा में प्रवेश नहीं करेंगे और सावरकर के समर्थन में गांधी ने चिट्ठी लिखी थी। ये भी भारतीय जनता पार्टी कहती रही। भले ही आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हों कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी ने कभी सावरकर को भारत माता का सपूत कहा था। ये 1980 की बात है और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को विशेष बताया था। ऐसे में जानिए आज़ादी के बाद उन शख्सियतों को कैसे बड़ा करने की कोशिश की गई। स्टैंप से लेकर एयरपोर्ट तक 1970 में सावरकर पर इंदिरा गांधी ने पोस्टल स्टैंप जारी किया गया था, जिसका हम जिक्र करें। डाक टिकट जारी किया था इंदिरा गांधी ने, पोस्टल स्टैंप जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था। 2002 में जब वाजपेयी सरकार थी तो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट को वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम दिया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2003 में संसद में वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई, सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगाई गई है। उस समय भी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लेफ्ट पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे जिस वक्त ये तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगाई गई सावरकर की। शिवसेना ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। कई बार वो लगातार इस मांग को दोहराते रहे हैं शिवसेना, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता भी उनको अपना नेता मानते रहे। राहुल गांधी का बयान देना था कि राजनीतिक पारा गर्मा गया। पहले विनायक सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल पर पलटवार किया और फिर रंजीत सावरकर को महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने सावरकर को लेकर घेरा। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया। देखो, नेहरू परिवार ने सावरकर और सभी क्रांतिकारियों को दफनाने का काम किया है। पूरी क्रांति जो मूवमेंट है वो दफनाने का काम किया है। आपको कितने क्रांतिकारी मालूम है? मैं आपको एक जनरल, आई एम नॉट एलिंग यू, आप ऊपर जाओ और देखो इसमें से कितने के नाम आपको पता है। ये आपसे छुपाया गया इतिहास है। पहला गांधी नेहरू था, मतलब महात्मा गांधी और नेहरू। आज नेहरू फैमिली और गांधी ये हो गया है ना, राहुल गांधी। तो आज इतना ही बचा है। आज लोगों को मालूम ही नहीं गांधी नेहरू के उसके बाजू में और कोई थे। जो सत्य है वो कहना ही जरूरी है, और ये सत्य है कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों से पेंशन ली थी, अंग्रेजों की माफी मांग के जेल से रिहा हुए थे। ये बात इतिहास में गवाह है, उसके सबूत है। वीर सावरकर पर भारत में सियासत कोई नई बात नहीं है। उन्हें लेकर समय समय पर विवाद होता रहा है। सावरकर पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सावरकर पर विवाद आखिर कब तक चलते रहेंगे? सावरकर के योगदान पर सियासी संग्राम क्यों मचा रहता है और कब आज़ादी के नायकों पर कीचड़ उछालना हम लोग बंद करेंगे? इस सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहतरीन विद्वत पैनल में मेहमान हैं। उदय माहुरकर साहब हैं जिन्होंने वीर सावरकर पर चिट्ठी लिखी है, वो इतिहासकार हैं, लेखक हैं। और संजीव केलकर साहब हैं, वो भी लेखक हैं, संघ परिवार से भी जुड़े रहे हैं और सावरकर पर उनका बहुत विस्तृत अनुभव है, ज्ञान है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माहुरकर साहब भी और केलकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनकी किताब हम देख लेते हैं। उदय माहुरकर की किताब है वीर सावरकर पर, और ये दो किताबें संजीव केलकर साहब की हैं जो अलग अलग क्षेत्रों पर उन्होंने लिखी है। खासतौर से हेल्थ पर उनका काम है संजीव केलकर साहब का। और ये वीर सावरकर की किताबें बहुत चर्चित किताब रही है। उदय माहुरकर की किताब है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई है और उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर इसमें सावरकर की भूमिका पर चर्चा की है।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, माहुरकर साहब और केलकर साहब। उदय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लहराते हुए कहा है साफ साफ कि राहुल सावरकर साहब ने माफ़ी मांगी और अपने आप को सर्वेंट कहा। आपने बहुत अध्ययन किया है सावरकर पर, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, पहले तो थोड़ी पॉलिटिकल टिप्पणी मैं करूंगा। वैसे मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट रहा था, मैं पत्रकार था जी। देखिए, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट वो इतिहास के साथ सिर्फ खिलवाड़ी नहीं है जी। महाराष्ट्र में जाके स्टेटमेंट देना ये पॉलिटिकली कितना इनकरेक्ट है जी। और दूसरा कि हमारे देश की जो राजनीति है उसका भी एक इसमें हमें एक अनुमान लगता है जी। देखिए, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति देश में कई सालों से प्रभावी है जी। हमारी किताब जो है उसके अंदर हमारी किताब जो है वो अलग टाइप की किताब है। वो सावरकर, हमने कहा है उसमें कि सावरकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं जी। उसको बहुत विस्तार में हमने उसको प्रूव करने का प्रयत्न किया है जी। हमने ये कहा है मैंने आपकी पूरी किताब पढ़ी है, आपने अलग तरीके से सावरकर को लेके आपत्ति आए गए 75 साल में। हाँ जी, तो अब हम आते हैं जो मुद्दा राजीव गांधी जी ने अभी उठाया है जी। पहला तो ये कि ये जो आक्षेप सावरकर पे होते हैं वो जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के उसका एक भाग ही है जी। ठीक है। दूसरा, ये आक्षेप कितना गलत है हमें थोड़ा इसमें विस्तार में इसमें जाएंगे हम जी। देखिए, सावरकर ने 6-8 नहीं 10 माफी पत्र लिखे थे जी। ही हैड रिटन 10 मर्सी पिटिशंस टू द ब्रिटिश। जो 14 साल का कारावास था, कठोर कारावास अंडमान में और रत्नागिरी में, कुल मिला के उन्होंने 10 माफी पत्र लिखे थे जी। देखिए, सावरकर एक क्रांतिकारी थे जी। उनको गांधी जी के मूल्यों से उनकी तुलना करना ये उनसे सरासर नाइंसाफी है। वीर सावरकर शिवाजी के विद्यार्थी थे, शिवाजी के उपासक थे जी। तो हमको शिवाजी के मूल्यों से उनके एक्शंस की तुलना करनी चाहिए जी। तो हम शिवाजी को कर लें तो छत्रपति शिवाजी ने अपने कार्यकाल के अंदर 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी है, ऑन रिकॉर्ड है जी। उसमें से 3 माफियों के बाद में मुगल और शिवाजी की संधि हुई जी। और हर एक संधि शिवाजी ने ही तोड़ी क्योंकि वो उनकी एक चाणक्य नीति या एक रणनीति का भाग था जी। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का एक लक्ष्य अपने सामने रखा था। उसके लिए जो भी करने की आवश्यकता होती थी वो करते थे जी। अब आप सावरकर को देखें जी। 1913 के अंदर जो सावरकर ने गवर्नर जनरल को जो माफी पत्र लिखा, उसके बाद उस टाइम के जो होम मेंबर थे भारत के, जिनका नाम था रेजिनाल्ड क्रैडॉक जी, उन्होंने एक पत्र लिखा जेल अथॉरिटीज को जी अंडमान के अंदर। उसमें उन्होंने लिखा, ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे किताब में इसको हमने कोट किया है जी। उन्होंने लिखा कि भाई जिनका 5 साल का कारावास पूरा हो गया हो, कठोर कारावास, उनको जेल के बाहर रहने की छूट दी जाए जी। लेकिन सावरकर को छूट ना दी जाए। सावरकर के माफी पत्र जो उन्होंने लिखे हैं उसमें कतई मुझे विश्वास नहीं है वो ब्रिटिश सरकार के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है जी। अगर आप सावरकर को जेल के बाहर रहने की अनुमति देते हो तो मुझे थोड़ी भी शंका नहीं है कि सावरकर के जो क्रांतिकारी मित्र हैं यूरोप के अंदर, वो एक स्टीमर लेके आएंगे और सावरकर को यहां से भगा के ले जाएंगे जी। ठीक है, एक बार संजीव केलकर साहब को भी जोड़ लेता हूं मैं जी। केलकर साहब, माहुरकर साहब ने, उदय जी ने बताया कि 10 बार माफीनामा लिखा गया। अभी 6 बार की चर्चा हो रही थी, 10 बार हो रही। तो फिर राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं? यदि इसको फैक्ट में देखें तो ये बात ठीक है ना? मिनट, एक और मैं बात कहूं, केलकर जी आए उसके पहले जी। इसमें देखिए, वीर सावरकर ने इसको छुपाया नहीं है जी। क्योंकि जो 2 किताबें हैं, माय ट्रांसपोर्ट, माझी जन्म टिप, मेरी जन्म टिप, दूसरी किताब है अंडमान के अंधेरे से। दोनों किताब में उन्होंने कहा है कि मैंने माफी पत्र लिखे थे और दूसरी वाली जो किताब है अंडमान के अंधेरे से,
उसमें उन्होंने लिखा है कि कई क्रांतिकारी जो मेरे साथ में थे उनको मैं कन्विंस करने का प्रयत्न करता था कि देखो यहाँ सड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, हम क्रांतिकारी हैं, हमें युक्ति से बाहर निकलना चाहिए और हमारे जो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास है उसमें फिर से जुड़ जाना चाहिए। ठीक है केलकर साहब। अभी तक तो बहुत सारी डिटेल्स, प्रैक्टिकल डिटेल्स, एक्चुअल डिटेल्स वो तो हमने सुन ली जी। आपने भी कुछ कहा जी जो आज के विषय को स्पष्ट कर दिया है जी। लेकिन मेरा ये पूरे कांड को देखने का दृष्टिकोण थोड़ा निराला है जी। इसमें 4-5 मुद्दे हैं जी। पहले 2 या 3 मुद्दे जो है वो मैं बता देता हूँ जी। एक तो ऐसा है कि कोई भी सवाल खड़ा करे जी तो हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता है जी। इसका कारण ये है कि सवाल करने वाले की औकात और जिसके बारे में सवाल हो रहा है उसकी लायकी जी। इसमें कुछ तो अनुबंध होना चाहिए, कुछ तो रेशो प्रोपोर्शन होना चाहिए जो यहाँ नहीं है जी। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और स्पष्ट अगर किसी को चाहिए तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, राजा भोज और गंगू तेली, ठीक है, यहाँ तो गंगू तेली से बेहतर गंगू तेली है लेकिन है तो गंगू तेली जी। कितनी तवज्जो जी। दूसरी चीज है कि एमनेस्टी के लिए अर्जी जी। उसके बारे में मैं थोड़े से अलग से रीति से ये बताना चाहता हूँ जी। कि एमनेस्टी की अर्जी करना राजकीय कैदियों का एक अधिकार है जी। ये कोई भीख नहीं थी जी। अभी कुछ साल पहले निर्भया केस के 4 बलात्कारियों को राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद भी उनके 5 मर्सी पिटिशंस जी। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तवज्जो दिया। जी। इससे गंदा और क्या हो सकता है जी। इससे गंदा तो ये माफीनामा नहीं है जो सावरकर ने लिखा था, 1 नहीं 10 लिखे। जी। तीसरी बात ऐसी है कि इसपे जो पत्र लिखे गए थे जी। उसमें देयर इज ऑलवेज ए इंटरनल मोटिव एज वेल एज पर्पस जी। जिसको समझना जरूरी है। जी। एक तो ये माफीनामा लिखा गया अंग्रेज सरकार को जिन्होंने कपटवशात भारत पर कब्जा किया था। जी। ये किसी भी हालत में इट्स नॉट ए पॉलिटिकली करेक्ट सिचुएशन, तो उसको कानून की पवित्रता से आप लोग देखेंगे क्या? जो अपने राष्ट्र के ऊपर बलात्कार से राज चला रहा है उसने कुछ कानून बनाया, उसने कुछ अटक करवाई, तो उसको क्या वो क्या परम पवित्र हो गया? क्या हो गया? जी। इसमें मैं 2 उदाहरण दूंगा। लोकमान्य तिलक को जब राजद्रोह में सजा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये अदालत को मुझे सजा देने का हक ही नहीं है। जी। क्या मतलब है? जी। क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ रहना ही कायदे से खराब है, ठीक नहीं है। दूसरा यह है कि 1930 में आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने जंगल सत्याग्रह, हाँ, उस मुकदमे भी उनको अटक, जी, हाँ, उस मुकदमे में भी हेडगेवार जी, हाँ, अटक हुई जी। जज ने पूछा आपको सजा सुनाने से पहले कुछ कहना है? जी। उन्होंने जो कहा उसके बाद में अंग्रेज जज ने जो कहा वह मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने जज ने कहा हिज डिफेंस इज इवन मोर सिडिशियस देन हिज एक्ट। यस। अभी क्या है, सावरकर और तिलक ये 2 लोग ऐसे थे कि जहां जो ब्रिटिशर जिनको ब्रिटिश बहुत डरते थे जी, ये लोग क्या अंग्रेजों की मदद करेंगे? अरे बोलने के लिए कुछ तो अकल दिखाओ, डिसेंसी दिखाओ जी। तीसरा जो अंतर्निहित मामला है वो ये है जी, कि एक तो तुम अनधिकार से मुझे सजा दे रहे हो, दूसरा मेरा हक है, तीसरी बात यह है कि अंडमान में सड़ते जिंदगी खत्म होने की राह देखने के बजाय आंशिक स्वतंत्रता अगर मुझे मिलती है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, स्थानबद्धता हो जो भी है। और यहाँ मैं मेरे अभी का कथन समाप्त करूंगा क्योंकि ये
आंशिक स्वतंत्रता मिलने के लिए जो भी उन्होंने किया वो और उसके लिए रत्नागिरी में उन्होंने जो किया वो एक बहुत बड़ा और अलग अध्याय है। जी उदय जी मिलेगा तो जी जरूर जरूर उदय जी के आपसे जानना चाहता हूँ। उदय जी, बात हुई कि चिट्ठी की बात हुई, चिट्ठी लिखी गई, माफ़ी मांगी गई, केलकर साहब ने उसको एनालाइज किया। मैं समझना चाहता हूँ कि सावरकर की चिट्ठी पर जितना हंगामा हो वो एक अलग इशू है, लेकिन उनके विरोध में या सावरकर के लिए जवाब में गांधी की चिट्ठी को भी ट्रोल करना या गांधी के लिए भी लिखना कि वो सर्वेंट है, उन्होंने माफ़ी मांगी, या फिर जवाहरलाल नेहरू के लिए मोतीलाल नेहरू की चिट्ठी को लिखना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है गंदगी? यदि सावरकर की चिट्ठी में माफ़ी, गांधी की चिट्ठी में और मोतीलाल नेहरू की चिट्ठी में कोई फर्क नहीं है। ये चिट्ठी पे जो ये राजकारण, देखिए चिट्ठी पे जो राजकारण चल रहा है, ये हमारी, आज हम 75वां साल है हमारा आज़ादी का जी, उसके लिए बहुत अच्छी घटना नहीं है ये जी। जब हम 2047 को देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने 2047 का टारगेट सेट किया है जी, एक महान भारत बनाने का, एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ने का जी, उस टाइम पे इस टाइप की डिबेट ये बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं है मेरे ख्याल से। ये बड़ी नेगेटिव डिबेट है। ऐसी डिबेट जब भारत 75वां साल आज़ादी का मना रहा, उस टाइम पे इस टाइप की डिबेट के अंदर हाँ वो कोई अच्छी बात नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। हमारे जो एक हेल्दी डिबेट का एक जो वातावरण बनना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत है जी। तो मतलब गांधी, इसको मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है। और क्या इससे कद कम होता है? जैसे केलकर साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या था, तो चाहे गांधी के लिए चिट्ठी लिखी गई हो या नेहरू के लिए लिखी गई हो, या इसमें हमारे जी हमारे पॉलिटिक्स का कद इसमें कम हो रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है जी। जैसे कि नेहरू जी पे डिबेट होती है, नेहरू जी की जो गलतियां हैं जी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, वो हमने बहुत अच्छी तरह बयान किए हमारी किताब के अंदर, ठीक है ना। पर नेहरू एक ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे, इससे कोई मना नहीं कर सकता, इससे कोई मना नहीं कर सकता। हमें जवाहरलाल नेहरू का स्थान एज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर स्वीकारना ही होगा जी। केलकर साहब, हमें देखिए नेहरू जी की जो डिप्लोमेसी और उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों का हमने खूब टीका की, हमने किताब में हमारे, ठीक है, हाँ वो ठीक है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि नेहरू जी ने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का अच्छा काम किया था जी। केलकर साहब, ये वक्त है जैसे उदय जी, गांधी जी को भी हमें कुछ परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए जी। गांधी जी की जो संपूर्ण गांधी जी की संपूर्ण अहिंसा की जो बात है, या उनकी हिंदू मुस्लिम एकता का जो मॉडल, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, इससे नुकसान हुआ है, लेकिन गांधी जी का जो रचनात्मक काम है, ग्राम स्वराज की बात है, उनका आज स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो वो गांधी जी के विचारों में उसका मूल है जी। तो गांधी जी को भी हमें एक हिस्टोरिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा जी। केलकर साहब, यही बात हम समझना चाहते हैं कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हों, तो हमारे जो आज़ादी के नायक रहे हैं, जिसकी हर एक की अपनी भूमिका रही है, हर एक की अपनी गलतियां भी रही होगी जिम्मे, तो आज मौका होना चाहिए कि हम उनकी जो ताकत थी, उनकी जो भूमिका थी, पॉजिटिव भूमिका थी, उसको याद करें। अब हमने एक पर कीचड़ उछाला तो फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, सब ये तो कीचड़ का खेल हो गया सर। ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि जहां मैंने मेरी बात छोड़ी थी जी, वहां इसी विषय पर मैं बोलना चाहता था जी। एक तो पॉजिटिविज्म तो बहुत पहले ही चला गया है जी। जैसा उदय जी ने कहा, डिबेट की जो लेवल है वो गिर चुकी है जी। इतना ही नहीं तो जिन लोगों के अत्यंत बहुआयामी व्यक्तित्व है जी, गांधी हो, सावरकर हो, तिलक हो जी, शिवाजी महाराज हो जी, उनके अनेक कार्यों का परिचय लोगों को नहीं है जी। और यही मैं बताना चाहूंगा कि जी, जो भी कारण हो, सावरकर को अल्टीमेटली 1924 में रत्नागिरी में स्थानबद्ध कर दिया जी। उसके बाद में उन्होंने वहां जो किया है जी, वो बहुतांश हिंदू समाज या भारतीय समाज को पता नहीं है जी। और उसके बारे में मैं 2-3 बातें कहूँ जी, तो मुझे लगता है कि ये पर्सपेक्टिव ठीक हो जाएगा जी। सावरकर जी का एक क्रांतिकारी तो थे, लेकिन उनका एक विज्ञान निष्ठ, तर्कसंगत जी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था, जिसका उदय पहले बार रत्नागिरी में हुआ। उन्होंने वहां क्या कुछ नहीं किया,
वहां का जो पतित पावन मंदिर राम मंदिर था उसको उन्होंने अस्पृश्यों के लिए खुला कर दिया। खुला नहीं किया केवल, वो उस दरवाजे पर खड़े थे अस्पृश्यों को अंदर लेने के लिए। जी। उच्च वर्ण, बहुजन, अछूत, इन तीनों का सहभोजन रत्नागिरी में कराया। जी। किसको मालूम है? जी। एक गांधी जी को छोड़ दिया तो 1924-27 के बाद अस्पृश्यता के निर्मूलन का विचार 1977 तक किसी सवर्ण आदमी ने किया नहीं है, जो सावरकर ने 1927 में किया। लोगों को ये जानना चाहिए। गाली देना तो बहुत आसान है, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति की परख करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। उदय जी, केलकर जी आपके पास आता हूँ, एक और सवाल कर लेते हैं। माफी की और ये बात तो हो गई। सावरकर को लेकर हमेशा एक विवाद चलता रहा हिंदुत्व को लेकर, और कहा गया कि जो सावरकर का हिंदुत्व है वही सबसे बड़ा झगड़े की जड़ है। क्या आप ऐसा समझते हैं? थोड़ा सा छोटा सा मुझे हिंदुत्व का समझाते, मैं दोनों लोगों से हिंदुत्व, सावरकर के हिंदुत्व को समझना चाहता हूँ। उदय जी पहले। देखिए ऐसा है, देखिए ये भी एक झूठ कहा जा रहा है, ये भी एक झूठ कहा जा रहा है अपने पॉलिटिकल कारणों के साथ। जी। देखिए टू नेशन थियरी का जनक भी कोई लोग बताते हैं इनको, जो लेफ्टिस्ट हैं या जो पैन इस्लामिस्ट हैं या जो ऐसी राजनीति में निपटते हैं जो भारत के विभाजित भारत पे निपटती है। जी। देखिए वीर सावरकर का जो हिंदुत्व था जी, उसको मैं कहता हूं बिन शर्ती राष्ट्रवाद। जी। नेशनलिज्म विदाउट कंडीशन। जी। उसके अंदर धर्म का गौरव, जी, जाति का गौरव, प्रदेश का गौरव, वो देश गौरव के बाद में आता था। जी। देखिए उसका नाम हिंदुत्व है, लेकिन वो हिंदुओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगता। जी। वो विरोध करता है तुष्टीकरण का। सावरकर ने हिंदुओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगा। जी। उन्होंने विरोध किया मुस्लिम तुष्टीकरण का, जो हिंदू हकों का हनन करके हो रहा था। जी। जब 1937 के अंदर जब सावरकर पॉलिटिकल फलक पे आए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, जब उनको अनुमति मिली कि कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जी, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस और दो और नेता थे कांग्रेस के, जिन्होंने उनको न्योता दिया कि भाई आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। जी। उस टाइम पे कांग्रेस को उनको क्या उत्तर दिया सावरकर ने, हमारे लिए जानना बड़ा आवश्यक है। जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, और भारतवर्ष में हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना या कोई का भी तुष्टीकरण करना, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। जी सर, और इस पथ पे कांग्रेस इतनी आगे बढ़ चुकी है जी कि उसका वापस आना नामुमकिन है। जी। केलकर साहब से एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है सर। इसमें एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि आपका आरएसएस पे भी बहुत अनुभव भी है और आपने काम उस पर बहुत किया है। सावरकर का हिंदुत्व और आरएसएस के हिंदुत्व में कोई फर्क आप देखते हैं? क्योंकि मोहन भागवत साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये एक बात बहुत स्पष्ट है जी, और बहुत सालों से स्पष्ट है। मेरे से पूछ रहे हैं? केलकर जी से पूछ रहा हूँ, छोटा सा कमेंट। जी। सावरकर जी के अनेक पहलू है जी, जिसके बारे में न तो संघ को न किसी अन्य लोगों को कोई परहेज है। जी। एक चीज जरूर है कि सावरकर जी का पूरा हिंदुत्व जी, संघ को पूरे के पूरे रीति से मान्य नहीं है जी। और ये आज की बात नहीं है जी। 1939 में सावरकर जी को स्वयं डॉक्टर एडवार ने जी बुलाया था और उनको गोलवलकर जी ने उत्तर दिया था। ठीक है सर, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ। उदय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, केलकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम चर्चा कर रहे थे वीर सावरकर को लेकर कि क्या विवाद हो रहा है और क्या मायने हैं उसका। आपने हमारे पैनलिस्ट को भी सुना, राजनेताओं को भी सुना। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। वीरता इस शब्द के कई मायने हैं, हर इंसान के अनुसार इसकी अलग अलग परिभाषा है। किसी के लिए रण में लड़ने वाले वीर है, किसी के लिए जीतने वाला वीर है, किसी के लिए शहीद होने वाला, तो किसी के लिए इतिहास लिखने वाला भी। आज़ादी के आंदोलन में सभी का योगदान रहा, चाहे वो जो फांसी पर चढ़े या फिर वो जो सालों जेल में रहे, और जो लोग फांसी पर भी नहीं चढ़े और जेल में भी नहीं रहे, उनका भी उतना ही योगदान है जितना बाकी का, जिनके कारण आज हम ये सब बात खुलकर कर रहे हैं और आज़ाद हैं।
किसी को भी वीर या माफी वीर नहीं बताना चाहिए। उनका योगदान जो है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।